अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में स्टैटिक शेड्यूलिंग और VLIW को देखेंगे कि ये किस तरह से पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। एंड देन हम उसकी एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम VLIW को देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है और उसकी भी एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हमें ये चीज़ पता है कि स्टैटिक शेड्यूलिंग और VLIW ये दोनों कंपाइलर बेस्ड आर्किटेक्चर हैं। कंपाइलर कोड आता है, कंपाइलर उसको देखता है, उसके अंदर से जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं या डाटा हैज़र्ड्स वगैरह हैं, जो भी है सारा कुछ, वो कंपाइलर सारा फिक्स करके फिर हार्डवेयर के ऊपर आगे भेजता है। ठीक है। अब कंपाइलर लेवल के ऊपर किस तरह से पैरेललिज्म को हम अचीव करते हैं, वो सॉल्यूशंस यहाँ पर हैं। एक है कोड शेड्यूलिंग, दूसरा है लूप अनरोलिंग। हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हमारी इंस्ट्रक्शन पर साइकिल कहाँ तक जाती है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। एक तो ये है कि 5 स्टेज हमारे पास पाइपलाइन होगी और ब्रांच के अंदर जो डिले होगा वो 1 क्लॉक साइकिल का होगा। ठीक है। और फंक्शनल यूनिट्स हमारे पास फुली पाइपलाइंड होंगे और एप्लीकेटेड होंगे और हर क्लॉक साइकिल के ऊपर किसी भी टाइप की हमारे पास ऑपरेशन आ सकता है। स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स हमारे पास कुछ नहीं होंगे। तो अब हम एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ना एक लूप है। ये लूप हमारे पास 1000 टाइम्स चल रहा है और उसके अंदर जो लूप की बॉडी है वो कुछ ही है। ठीक है। अगर हम इसको असेंबली लैंग्वेज के ऊपर कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरह से आ रही है। तो अगर मैं इसको मार्क करूं थोड़ा सा, तो लूप की बॉडी कुछ ये है। ठीक है। और जो कंडीशन है लूप की वो ये है। अब ना हमें जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो उसके साथ ना एक टेबल भी दिया जाता है। ये टेबल बड़ा ज़रूरी होता है जब हमने ये स्टॉल्स पुट करने होते हैं। क्या मतलब, ये देखो यहाँ पर वो कहता है कि भाई अगर लोड की इंस्ट्रक्शन आ जाए और उसके फ़ौरन बाद हमारे पास ALU ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन आ जाए और उन दोनों के दरमियान में डिपेंडेंसी हो। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखो ये लोड की इंस्ट्रक्शन है, ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है। इन दोनों के दरमियान में डिपेंडेंसी है। कैसे? F0 की डिपेंडेंसी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिपेंडेंसी आ गई। वो कहता है अगर ये सीन हो जाए तो आपने एक साइकिल का स्टॉल लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सेम वो यही काम कहता है कि अगर ALU ऑपरेशन आ गया और उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद आपके पास स्टोर की कमांड आ गई है। ठीक है। तो आपने, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास डिपेंडेंसी भी आती है। ये देखो F4 यहाँ पर है और F4 यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान में डिपेंडेंसी आ गई। अब वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने 2 साइकिल्स का स्टॉल लगाना है। ये हमने लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आखिरी वाला स्टॉल है ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये लगाएं ज़रूर, ऑल्दो हमें इस टेबल के अंदर नहीं बताया गया। तो हमने अजम्पशन के अंदर ये चीज़ कहा था कि जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर अगर कोई डिपेंडेंसी आ जाए तो हम एक साइकिल का स्टॉल लगाएंगे, तो वो ही स्टॉल हमने यहाँ पर लगा दिया। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास 9 साइकिल्स के अंदर लूप की एक आइट्रेशन हो रही है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि हमने 9 साइकिल्स के अंदर लूप की एक आइट्रेशन को रन किया। अब हम देखते हैं अगर हम कोड शेड्यूलिंग कर दें तो फिर क्या होता है। ये हमारे पास ओरिजिनल कोड है। जब हमने इसकी शेड्यूलिंग की, कैसे? हमने ऐड की जो इंस्ट्रक्शन है इसको उठा के इस वाले स्टॉल की जगह रख दिया। ठीक है। ये ऐड की इंस्ट्रक्शन आ गई। अब इससे जो ये वाली स्टॉल है ये भी ख़त्म हो गई। तो इससे जो हमारे पास साइकिल्स बननी है वो 7 आ गई। अब एक लूप की आइटरेशन को चलाने के लिए हमारे पास 7 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, अब हम ना इसका थोड़ा सा और बेहतरीन वाला हल देखते हैं लूप अनरोलिंग में। लूप अनरोलिंग की जो सिंपल सी 2 डेफिनेशन हैं वो कुछ ये हैं। इसमें से मुझे पर्सनली ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है। तो आसान ज़बान में इसका यही मतलब है कि आपने लूप की जो आइटरेशंस हैं उनको ज़्यादा बार आपने अनफोल्ड कर देना है। कैसे? अभी शायद ना समझ आए। अब वो कह रहे हैं कि लूप की जो बॉडी है ना उसको 4 बार आपने अनरोल कर देना है। ठीक है भाई, कर दिया। ये लो, जो ये देखो मैंने आपको कहा था ना कि लूप की बॉडी सिर्फ ये 3 लाइंस है। तो ये लूप की बॉडी आ गई, ये लूप की बॉडी आ गई, ये लूप की बॉडी आ गई और ये हमारे पास टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस 4 आइटरेशन बन गई हैं। ठीक है, सॉरी 4 आइटरेशन बन गई हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें मैं आपको नोटिस करवाना चाह रहा हूँ। जब लूप की पहली आइटरेशन है वहाँ पर आप रजिस्टर देखो F0 F4। लूप की दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने F6 एंड F8 लगा दिया। तीसरी के ऊपर F10 F12, चौथी के ऊपर F14 F16 लगा दिए। ठीक है। अब ये रजिस्टर्स बदलने का मकसद ये होता है कि चूँकि हम पैरेलल काम कर रहे होते हैं तो उससे क्या हो कि डाटा हैज़र्ड ना आ जाए, या हम रीड राइट जो हमने वो डिपेंडेंसीज़ में पढ़ा था, एंटी डिपेंडेंसी, आउटपुट डिपेंडेंसी, वो चीज़ें ना आ जाए। ठीक है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं हम अलग-अलग रजिस्टर साइन करें ताकि कोई भी ऐसा डिपेंडेंसी ना आए और हमें उसके ऊपर एडिशनल काम ना करना पड़े।
एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर x1 के साथ हमने ज़ीरो है। अगर मैं इसको यहाँ पर बताऊँ तो ये हमारे पास कुछ मेमोरी होगी, ठीक है। अब मेमोरी के ना यहाँ पर हमारे पास ज़ीरोथ लोकेशन है, लेट्स सपोज करते हैं, ठीक है। अब -8 बाइट आप पीछे जाओगे तो आपको ये वाली एक वैलिड लोकेशन मिलेगी जहाँ से आप डाटा रीड कर सकते हो। फिर -16 करके आप इस वाली लोकेशन पर जाओगे तो आपको अगेन एक और ब्लॉक आपको मिल जाएगा। फिर इसी तरह से -24 करके। अब लूप के अंदर तो हम यही कर रहे थे ना कि देखो एक बार आइटरेशन चली, हमने एक्स के अंदर -8 किया और फिर लूप चला दिया, फिर दूसरी बार आइटरेशन की, हमने एक्स के अंदर -8 किया फिर लूप चला दिया। अब हम यही काम हार्ड कोडेड यहाँ पर कर रहे हैं। हम x1 के साथ यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर -8 खुद ही से लगा रहे हैं, ठीक है, वो खुद ही से पीछे आ जाए। फिर अगली बार -16 लगा दिया, फिर उससे अगली बार -24 लगा दिया, और एंड पर जहाँ पर हम -8 कर रहे थे वहाँ पर अब हम -32 कर रहे हैं, क्योंकि हमने 4 बार आइटरेशन एक साथ यहाँ पर रन कर दिया। आई थिंक सो इसमें एज सच और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हैं थी वो मैंने बता दी हैं। लूप अनरोलिंग तो कर दी, स्टॉल्स कौन भरेगा, वो हमने स्टॉल यहाँ पर लगा दिए। हमने देखा था कि बॉडी के दरमियान में 3 स्टॉल्स आ रहे थे कुछ इस तरह से करके, वो हमने स्टॉल यहाँ पर लगाए, कुछ दूसरी आइटरेशन के लिए, तीसरी आइटरेशन के लिए, चौथी आइटरेशन के लिए। ये हमारे पास लूप की कंडीशन को चेक करने के लिए जो कोड है उसके अंदर भी एक स्टॉल आ रहा है, तो वो भी हमने यहाँ पर रख दिया। तो जब हमने इसकी साइकिल्स और नंबर ऑफ आइटरेशंस को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 6.75 आया। अच्छा, शुरू हम हुए थे 9 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन से, फिर हम मूव किए 7 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन पर, अब हम मूव कर गए 6.75 के ऊपर। आप यहाँ पर देखो तो हमने लूप अनरोलिंग भी कर दिया और कोड शेड्यूलिंग भी कर दिया। कैसे भला? ये देखो, ये पहली आइटरेशन की लोड वाली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी आइटरेशन की लोड वाली इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरी की, ये चौथी की। हमने इन सब को शेड्यूल करके एक साथ कर दिया ताकि लोड के बाद जो ऐड वाली हमारे पास स्टॉल आ रही थी वो ना आए। फिर ऐड के बाद जो हमारे पास स्टोर वाली जो स्टॉल आ रही थी, यहाँ पर तो 2 आ रही थी, वो भी नहीं आएंगी। और ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन को मैंने सबसे ऊपर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने ये चीज़ की है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टॉल आ रहा था वो भी नहीं आएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब हमने सारे स्टॉल ख़त्म कर लिए इस सारे लूप में से, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ साइकिल्स कितने बने? 14। तो जब हमने 14 डिवाइडेड बाय 4 किया, आंसर हमारे पास आया 3.5। तो ये हमारे पास 3.5 साइकिल्स पर आइटरेशन आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ पर पहले हमारे पास शुरू में एक आइटरेशन को रन करने के लिए 9 साइकिल्स लग रहे थे, अब वहीं पर हमारे पास 3.5 लग रहे हैं, ठीक है। अब ये लूप अनरोलिंग प्लस कोड शेड्यूलिंग करते हुए कंपाइलर को कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उनमें से पहली चीज़ है इंडिपेंडेंस, कि जो इंस्ट्रक्शंस को वो अनरोल कर रहा है और साथ में उनको शेड्यूल कर रहा है, क्या वो डिपेंडेंट तो नहीं है? अगर वो डिपेंडेंट है तो वो फिर उस लिहाज से उसको शेड्यूल करेगा या फिर उनको स्किप करेगा। देन हमारे पास आ जाता है असाइन न्यू रजिस्टर्स। हमने अभी देखा कि न्यू आइटरेशंस को चलाने के लिए हम अलग-अलग रजिस्टर्स असाइन करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास जो नेम डिपेंडेंसीज आती हैं, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट, ये वाली चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो डिलीट द ओवरहेड। आप ये देखो कि हमने जो पूरी 4 आइटरेशन है उसके अंदर सिर्फ एक बार हमने ऐड आई और BNE वाली इंस्ट्रक्शन चलाई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो अगर मैं 4 आइटरेशन के लिए 4 बार ये वाली इंस्ट्रक्शन रखता तो हमारे पास 4 बार और स्टॉल आ जाते और फिर 4 बार जो ये इंस्ट्रक्शन है ये खुद भी चल रही होती, ठीक है। तो हमने 4 आइटरेशन के लिए सिर्फ एक बार ये वाली जो कंडीशन है वो हमने चलाई है। देन हम देखते हैं कि मेमोरी एड्रेस को भी देखना है कि भाई एक्सीडेंटली कुछ ऐसा ना हो कि 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ रैम के ऊपर एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रही हों या फिर उनके ऊपर रीड एंड राइट कर रही हों, तो इससे वो सीक्रेटली आपस में एक दूसरे के डाटा को ख़राब कर रही होंगी। हमने ये भी चीज़ें चेक करनी है। अगर ये सारी चीज़ें चेक हो जाएँ, ठीक है, इनमें कोई मसला भी ना है और सब कुछ ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, वो शेड्यूल कर देता है जो अनरोलिंग हुई होती है, और फिर शेड्यूल करने के बाद जो हमारे पास परफॉर्मेंस निकल के आती है वो तो आपने अभी देख ही लिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर 4 बार अनरोल करने पर हमें 3x फास्टर एग्जीक्यूशन मिल रही है, तो अगर हम इसको 10 बार या 100 बार या 1000 बार ही अनरोल कर दें तो फिर क्या होगा? लेकिन भाईजान कुछ लिमिटेशंस भी तो आती हैं। अब ये लिमिटेशन को मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक लूप है, ठीक है, उसके अंदर जो लूप की बॉडी है वो 5 लाइंस है, 5 लाइंस ऑफ कोड, ठीक हो गया। अब मैं इसको करता हूँ 1000 बार अनरोल। मैंने 1000 हमने देखा था कि जब भी अनरोलिंग करनी है हमने लूप की बॉडी को बार बार लिखना है, ठीक है। अच्छा, 1000 बार जब हमने अनरोल करना है तो ये बन गई 5000 लाइन ऑफ कोड। भाई आपकी रैम और कैशे तो गई,
अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है रजिस्टर प्रेशर का। क्या मतलब, अभी हमने देखा कि जब हमने न्यू आइट्रेशंस इसके अंदर एग्जीक्यूट की तो हमने न्यू रजिस्टर्स भी उनको साइन किए ताकि डाटा हैजर्ड ना आए। तो अगर आप 1000 बार इसको अनरोल करोगे तो आपको उतने ज़्यादा और रजिस्टर चाहिए। और हमने देखा था कि रिस्क वी में भी हमारे पास आ जाके 32 रजिस्टर्स आते हैं, ठीक है। तो आप कितने रजिस्टर्स इनको साइन करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्स की भी शॉर्टेज आ जाती है। अब आते हैं हम इस वाले रूल के ऊपर। हमने देखा कि जब हमने 4 आइट्रेशंस तक लेकर गए हमारा आंसर 3.5 तक आ गया। मैं क्या कहता हूँ कि आप ना 14 आइट्रेशंस को अनरोल कर दो। अच्छा, 14 आइट्रेशंस को अनरोल कर दिया, मेरे पास जो साइकिल्स बनेगी वो 44 बनेगी। मैंने जब इनको डिवाइड करके देखा तो मेरे पास आंसर 3.14 आया। कहाँ पर हम 9 से 3.5 के ऊपर जंप करके आए हैं, मैंने यानी कि 3x 4x टाइम्स हमने फास्टर किया है। यहाँ पर तो बस 4 आइट्रेशंस को अनरोल करने पर 3.5 आंसर आया था। जब मैंने 14 आइट्रेशंस को अनरोल किया तो मेरे पास आंसर कितना ही फ़र्क पड़ गया, और उसके मुकाबले में जो मुझे एफर्ट टू रिवार्ड रेशियो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम ज़्यादा आइट्रेशंस को अनरोल नहीं करते। देन हम आते हैं VLIW आर्किटेक्चर के ऊपर। VLIW आर्किटेक्चर स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर आर्किटेक्चर होता है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये ना बहुत बल्क में डाटा लेकर उसको कंप्यूट करता है, ठीक है। इसकी हम पहले वर्किंग को देखते हैं फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, इसकी वर्किंग में ये है कि ना जो हमारे पास कंपाइलर है वो एक जाइंट बंडल क्रिएट करता है जिसके अंदर 128 बिट्स यानी कि 4 इंस्ट्रक्शंस या 512 बिट्स लॉन्ग ना कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन को वो पैक कर देता है। हम उनको कहते हैं वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। अब उसको पैक करने के बाद ना ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर उसके ऊपर काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी कंपाइलर कर रहा होगा, फिर उसको हार्डवेयर के ऊपर भेज देता है। हार्डवेयर क्या करता है, उसको मेमोरी में से फेच करता है, फिर इसको डिकोड करता है। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है ब्लाइंडली, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर वो उसको डिस्पैच करता है। डिस्पैच का मतलब है कि जो सी इंस्ट्रक्शन जहाँ पर जाना चाहती है उसको वहाँ पर भेज देता है। अच्छा, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज करो ये हमारे पास ना मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं 4 बल्क में, ठीक है। ये जो अभी इसने बात की ना बंडल में हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएंगी वो हमने यहाँ पर आ गई। अब जो VLIW का हार्डवेयर है ना उसको पता होता है कि जो मेरा कंपाइलर है ना उसने जो पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भेजनी है ये हमेशा ALU यूनिट के अंदर ही जाएगी। मुझे इसको चेक भी नहीं करना कि ये ALU है, इसमें ऐड करना है, इसमें और करना है, इसमें क्या करना है। वो इस यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उसको उठा के ALU के अंदर भेज देगा। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उसको उठा के मेमोरी के अंदर भेज देगा। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी वो जिसको जो स्लॉट जहाँ पर असाइन हुआ है वो बस उस इंस्ट्रक्शन को उठा के वहाँ पर भेज देगा, ठीक है, और मजदूरी करना शुरू कर देगा। जो सारा स्मार्ट वर्क है वो कंपाइलर यहाँ पर करके भेजता है, ठीक है। वो जब बंडल बना के भेजता है वो सारी चीज़ें हार्डवेयर को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ यस मैस करके भेजता है। आपने अक्सर कैपकट या और भी कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे उनके ऊपर जब आप एडिटिंग करके उसको एक्सपोर्ट करते हो तो आप देखते हो कि भाई सारे पखे पुखे चल जाते हैं कंप्यूटर के आपके। अब वो ऐसा क्यों होता है, वहाँ पर आपका जो GPU होता है वो सारी वर्किंग कर रहा होता है। GPU क्यों वर्किंग करता है, क्योंकि GPU बना होता है VLIW आर्किटेक्चर के ऊपर। क्या मतलब, उसने फ्रेम बाय फ्रेम सारे आपके फ्रेम्स को पकड़ना है, ठीक है, और उसके ऊपर जो कंप्यूटेशन होनी है वो उसने करते जाना है। अब ये जो कंप्यूटेशन है ना ये स्मार्ट वर्क नहीं है। क्या मतलब कि ये मैट्रिसेस हैं या जो भी है, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। GPU क्या करता है, उसको एक ही टास्क मिलियंस बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ टाइम करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम GPU रखते हैं क्योंकि वो कंप्यूटेशनली काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा होता है। तो GPUs हमारे पास जितने भी यहाँ पर आजकल यूज़ हो रहे हैं वो AI कंप्यूटेशन में हो रहे हैं। AAA गेम्स होगी, वीडियो रेंडरिंग हो रही, 3D मॉडलिंग होगी। यहाँ पर आप अगर एक चीज़ नोटिस करो, क्या चीज़ कॉमन है, एक ही चीज़ कॉमन है। क्या बोला कि एक ही टास्क ट्रिलियंस ऑफ टाइम बार बार करना है, और यही काम के लिए तो VLIW आर्किटेक्चर मशहूर है, ठीक है। उसने यही तो कहता है कि भाई मुझे बंडल में डाटा दो, मैं आपको उसकी ना जो एग्जीक्यूशन है वो करके दूंगा। अच्छा, अब VLIW कितनी फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकता है वो हम इस एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर वही एग्जांपल है कि भाई आपके पास ना VLIW का आर्किटेक्चर है, उसके अंदर 2 लोड और स्टोर की हमारे पास यूनिट्स हैं, 2 ऑपरेशंस FP ऑपरेशंस वाले यूनिट हैं और एक इंट वाला यूनिट वाला ऑपरेशन है, ठीक है। तो वो कहता है ये रूल्स आपके पास वही हैं, और जो हमने अभी लूप की एग्जांपल को देखा ना आपने उसी को इस VLIW के ऊपर मैप करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो पहली लोड की इंस्ट्रक्शंस है ना इनको यहाँ पर भेज देता हूँ, फिर अगली जो 2 लोड की इंस्ट्रक्शंस हैं इनको यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। फिर आगे जो ऐड की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको यहाँ पर भेज दिया,
फिर अगेन जो ऐड की इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर भेज दी। उसने हमें कहा था कि ये दो दो हमारे पास यूनिट है, इसे हम दो दो करके भेज दें, ठीक है। अच्छा, अब ऐड वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ऐड आई वाली, वो यहाँ पर हमने भेज दी इंट वाले यूनिट में। फिर स्टोर वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ हमने यहाँ पर भेज दी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास लोड और ऐड की इंस्ट्रक्शन के साथ के दरमियान में एक साइकिल का स्टॉल था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो एक साइकिल हमने स्किप कर दी हुई है। यहाँ पर भी अगेन ऐड और स्टोर के दरमियान में दो साइकिल का स्टॉल था। अगर ये फर्स्ट आइट्रेशन की ऐड वाली कमांड है और ये फर्स्ट आइट्रेशन की स्टोर वाली कमांड है, इनके दरमियान में अगर आप देखो तो दो साइकिल्स का वक्फा आ चुका हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्टॉल्स तो कोई नहीं लगेगा। जब हमने इसको कंप्यूट किया कि हमारे पास साइकिल्स पर आइट्रेशन कितनी आ रही हैं, तो देखो साइकिल्स हमारे पास 7 आ गई, आइट्रेशन हमें कितनी हुई हैं 4। जब हमने इसको कंप्यूट किया तो ये देखें 1.75 साइकिल्स पर आइट्रेशन। कहाँ पर हम 9 से शुरू हुए थे, ठीक है, और करते कराते अब हम VLIW के अंदर आके 1.75 तक आ गए हैं। अब मेरा ना एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, VLIW अगर इतना ही ज़्यादा एफिशिएंट है और इतना अच्छा हमें कंप्यूटेशन रिज़ल्ट करके देता है, तो VLIW आर्किटेक्चर क्यों आपके और मेरे स्मार्टफोन में नहीं है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम जो मॉडल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं AI के अंदर, वो हम अपने स्मार्टफोन के अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि यार ये देखो कितनी अच्छी वो कंप्यूटेशन पावर दे रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं है? पॉज़ करके आप इसका ज़रा आंसर सोचें, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो यार सीन ये है, VLIW को ना बंडल में डाटा चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि स्मार्टफोन्स हम और आप जैसे यूज़र्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या मतलब हमने 1 मिनट में स्नैपचैट खोलनी है, अगले ही पल हमने इंस्टाग्राम भी खोल लेनी है, अगले ही पल हमने व्हाट्सएप भी खोल लेना है। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये सारे इफ एल्स नहीं लगे हुए। और VLIW मास्टर किस में है, वो उसको बंडल में डाटा दोगे तो वो अच्छी आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और हम यहाँ पर स्मार्टफोन्स के अंदर हम इफ एल्स के ऊपर भंडार लगा देते हैं, ठीक है। तो उस केस में VLIW यहाँ पर फेल कर जाता है। इंटेल ने 2000 के अंदर आइटेनियम नाम का एक प्रोसेसर बनाने की कोशिश की थी, जो कि पूरा का पूरा VLIW आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड था। लेकिन इसमें मसला ये था कि वही, एक तो हम बंडल में डाटा दे नहीं सकते, दूसरा इसका कंपाइलर लिखना इतना मुश्किल हो गया था कि इंटेल ने इसको ड्रॉप कर दिया था। ओके, एक और हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक लूप है। लूप की बॉडी अगर मैं बताऊं तो वो कुछ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और हमारे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरह से है, उसके रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप पढ़ लें। अच्छा, अब वो कहता है कि भाई आप ना बगैर अनशेड्यूल्ड कोड है, आप उसके ऊपर ना साइकिल्स पर आइट्रेशन करके बताओ कि कितनी होती हैं और स्टॉल्स वगैरह करके बताओ क्या सीन है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल लूप है, ये हमारे पास रूल्स हैं। जब मैंने इसके अंदर स्टॉल्स को पुट किया, स्टॉल्स आई होप सो आपको फिल करना आ गए हों। तो स्टॉल जब मैंने पुट किए तो जो हमारे पास साइकिल्स आई वो 16 साइकिल्स पर आइट्रेशन आ गई हुई हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि आपने अनरोलिंग भी करनी है और आपने उसके साथ शेड्यूलिंग भी करनी है, और आप ये समझो कि 2 कॉपीज़ आपने लूप की, यानी कि 2 बार अनरोलिंग करनी है, ठीक है। तो उसके बाद बताओ कि क्या साइकिल्स पर आइट्रेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और क्या सीन हो रहा है, ठीक है। वो हम चीज़ यहाँ पर बताते हैं। ये देखो, हमने एक तो ये चीज़ आ गई, पहली आइट्रेशन के लिए हमारे पास बॉडी आ गई, ये दूसरी आइट्रेशन के लिए बॉडी आ गई। अच्छा, एक ट्रिक क्या है यहाँ पर कि आपके पास जो भी पहली आइट्रेशन के अंदर जो भी रजिस्टर है ना, आप उसके ऑपोजिट कोई रजिस्टर यहाँ पर पहले से ही लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया F8 के ऑपोजिट मैंने ना F18 मैंने दूसरी आइट्रेशन के अंदर यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ पर F8 है मैं वहाँ वहाँ पर F18 सिंपली लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर सेम वही बात, F6 की जगह F20 आपने लगा दिया, मैंने यहाँ पर F6 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मैंने इसकी जगह यहाँ पर F20 यहाँ पर लगा दिया। इससे क्या होगा कि आपको अनरोलिंग करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये एक थोड़ी सी ट्रिक है, होप सो आपके फ़ायदे में आ जाए। अनरोलिंग और न्यू रजिस्टर्स असाइन करने के बाद हमने ना अब ये रजिस्टर्स को भी देखना है, ठीक है। जैसे अब आप यहाँ पर देखो तो X3 के अंदर +8 हो रहा है और X4 के अंदर -8 हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर देखो X4 आ रहा है तो यहाँ पर 0 के बाद हम यहाँ पर -8 लगा देंगे। X3 आ रहा है, यहाँ पर मैं 8 लगा दूंगा दूसरी आइट्रेशन के अंदर। सेम यही सीन आपने सारे में करना है। एट द एंड आपने जब ये दोनों ऐड AI चलानी है तो X3 के अंदर आपने +16 कर देना है और X4 के अंदर -16 कर देना है। आई होप सो ये 3 स्टेप्स तो मतलब क्लियर हो गए होंगे। पहला ये कि आपने लूप की बॉडी कॉपी करनी है, दूसरा रजिस्टर्स को कुछ इस अंदाज में आपने मतलब रिप्लेस कर देना है, तीसरा ये कि आपने जो ये मतलब लूप की कंडीशन है ना, आपने उसको कुछ इस अंदाज में चेंज कर देना है।
अच्छा, अब अगर आप अनरोलिंग करने के बाद इनके अंदर स्ट्रॉज़ भी लगाओ तो यहाँ पर मैं वैसे ही स्मार्ट वर्क किया थोड़ा-सा कि ये देखें, ये लूप की बॉडी ना कुछ यहाँ तक है, तो लूप की बॉडी में कितने स्ट्रॉज़ आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब हमने 2 बार आइटरेशन किया, 2 इंटू 5 किया, तो हमारे पास 2 आइटरेशंस में ना 10 स्ट्रॉज़ आएँगे, ठीक है? और उसके बाद जो हमारे पास लूप की बॉडी के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2 किया, हमारे पास 14, तो ये आ गए, ठीक है? 14 साइकिल्स ये लूप की बॉडी की आ गई, 10 हमारे पास स्टॉल्स आ गए और 3 हमारे पास ये वाली इंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक हो गया, 3 कर लो या 4 कर लो, जो 4 आ गई, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास 14 साइकिल्स पर आइट्रेशन आ गई यहाँ पर। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, आई थिंक सो 16 साइकिल्स पर आइट्रेशन पर किया था, अनरोलिंग करने के बाद हमारे पास 14 हो गया। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास दो जो आइट्रेशन है उनके अंदर मैंने स्टॉल्स भी लगा दिए हैं और दूसरी आइट्रेशन को ज़रा मुख्तलिफ दिखाने के लिए मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी अनरोलिंग तो कर दिया, अब हम इसको अनरोलिंग प्लस शेड्यूलिंग भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो इंस्ट्रक्शंस एज इट इज़ आ गई। अब इनके बाद हमारे पास एक स्टॉल आ रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये दो जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको भी उठा के इस स्टॉल की जगह यहाँ पर पुट कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब इसका जो स्टॉल है वो तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम मैं इसके फ़ौरन बाद ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस है आइट्रेशन फर्स्ट की, वो मैं यहाँ पर चला सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पर चला दी। अब दूसरी जो इसका भी तो स्टॉल था, ठीक है, मैंने इसको भी ख़त्म कर दिया। अब जो सेकंड आइट्रेशन की ये वाली इंस्ट्रक्शंस हैं इनको मैं उठा के इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। एज़ इट इज़ यहाँ पर आ गया, अभी तक हमारे पास कोई स्टॉल नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो एफ एड डॉट डी के बाद हमारे पास दो स्टॉल आते हैं, ताकि उसके बाद हम जाके सब्ट्रैक्शन की जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने ऐड वाली इंस्ट्रक्शन ये वाली चलाई, इसके बाद मेरे पास दो ये साइकिल्स का मेरे पास मतलब हो गया, टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया। अब मैं ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये मैं इजीली इसके बाद चला सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर चला दी। अच्छा, अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद मेरे पास ये एफ एस डी F16 ये वाला मेरे पास अगर इंस्ट्रक्शन है तो मेरे पास स्टॉल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। सेम एज इट इज़ मैंने ये देखें ये किया, ठीक है। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसको मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद भी मुझे एक और जो साइकिल है उसका स्टॉल आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मैंने ये दूसरी आइट्रेशन की सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन थी उसको मैंने उठा के इसके नीचे यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसका जो दो साइकिल का स्टॉल था वो अभी तक यहाँ पर हमारे पास यूज़फुल तरीके से पूरा हो गया हुआ है, ठीक है। अब मैं ईज़िली जो F16 वाली जो इसकी जिस वजह से दूसरी इंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर मेरे पास स्टॉल आ रहा था, तो वो वाली इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर एज़ इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास कोई स्टॉल नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेम यही सीन मेरे पास यहाँ पर है। एफ सब जो सब्ट्रैक्शन है उसके बाद F24 अगर रजिस्टर है, उसके बाद मेरे पास स्टोर की इंस्ट्रक्शन में तो F24 अगर रजिस्टर आ जाता है, ठीक है, तो मेरे पास स्टॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं वही टेक्निक अपनाता हूँ कि एक तो यहाँ पर साइकिल मेरे पास स्टॉल ख़त्म हो गया, दूसरी साइकिल का स्टॉल ख़त्म करने के मैं दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन को उठा के इसके नीचे लिख दूँगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब दो साइकिल्स का जो स्टॉल है वो यहाँ पर भी ख़त्म हो गया, मैं इजीली ये वाली इंस्ट्रक्शन को चला सकता हूँ। अच्छा, अब अगर आप ये देखो कि ये वाली जो ऐड आई की इंस्ट्रक्शन है जिसमें X3 को हम कंप्यूट कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको मैं नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ और जो X4 वाली है इसको मैं ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ, ताकि जो एक साइकिल का यहाँ पर भी स्टॉल हो रहा है ये भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जब मैंने इसको ये मूव किया तो ये मेरे पास स्टॉल भी ख़त्म हो गया। तो इन शॉर्ट अनरोलिंग और शेड्यूलिंग के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ़ साइकिल्स आई थिंक सो बन रही है वो 17 बन रही है। 17 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5, ठीक है। 8.5 साइकिल्स पर आइट्रेशन हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कोड शेड्यूलिंग और लूप अनरोलिंग, और इन दोनों को मिला के हमारे पास कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देन हमने VLIW आर्किटेक्चर को देखा और वो कितने अच्छे रिजल्ट्स हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के अंदर ये वाला आर्किटेक्चर VLIW आर्किटेक्चर हम यूज़ नहीं करते हैं, हम इंटेल x86 आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।